हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर और ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर हमने फुली एनसीईआरटी बेस्ड तैयार किया है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहले इसमें केवल नीट में क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चंस इसके आने लग गए। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले हम जो केमिस्ट्री का यूज है डेली लाइफ में, ये हम मेडिसिन में इसका यूज देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले मेडिसिन में इसका यूज देखते हैं, क्या है इसमें यूज। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं मेडिसिन के अंदर। इसमें सबसे पहला वर्ड है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर या ये कहें ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डालते हैं। अब ये इफेक्ट कोई भी इफेक्ट हो सकता है, मे बी पॉजिटिव इफेक्ट, मे बी नेगेटिव इफेक्ट। तो ये ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास, और इनका जो मोलिकुलर मास है ये 100 to 500 यूनिट होता है। दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, जो बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिकुलर टारगेट होते हैं जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स टारगेट, एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। हमने कहा बॉडी के अंदर एक रेस्पॉन्स डेवलप करेंगे, इफेक्ट डेवलप करेंगे। व्हेन द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज थेरेपेटिक एंड यूजफुल, जैसे हमने कहा था कि जो इफेक्ट है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में। तो अगर कोई इफेक्ट हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए अगर वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स यूजफुल है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कहेंगे मेडिसिन। तो ड्रग्स विच आर यूज्ड एज थेरेपेटिक पर्पज आर नोन एज मेडिसिन। इसके बाद हम देखें, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट एंजाइम्स। तो बॉडी के अंदर हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम मोस्टली प्रोटीन के ही कंपाउंड्स होते हैं। प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं जो बायो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद में रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो होंगे ये सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्या होगा रिसेप्टर में? प्रोटीन विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी और आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर। अभी हमने एंजाइम का फंक्शन देखा कि एंजाइम जो होते हैं ये बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको फास्ट या स्लो करते हैं कैटलिस्ट की तरह। अब इसमें कुछ ऐसे भी जो केमिकल्स हो सकते हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करें। तो यहां पर क्या कहेंगे हम? ड्रग्स कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम्स एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेप्ट आपने देख रखा है पहले। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक बनता है। एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट एंड मेन साइट होती है, बाइंडिंग साइट। इस पर जब कोई सबस्ट्रेट आकर ऐड होता है तो ये रिएक्शन एक तरह से स्टार्ट होती है। ये क्या करते हैं ड्रग्स, ये केमिकल्स जो इनकी बाइंडिंग साइट्स हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं। इनको ब्लॉक कर देंगे तो सबस्ट्रेट वहां पर ऐड नहीं हो पाएंगे, और इस तरह से इनको हम बोल देंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होगा? जैसे सबस्ट्रेट जो होता है ये एंजाइम्स पर आकर ऐड होता है, और जो भी एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम जो सबस्ट्रेट ऐड होना है एंजाइम में उसी का एक कंपटीटर उसमें डाल दें, टारगेट उस कंपटीटर मॉलिक्यूल डाल दें बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह, तो वो क्या होगा कि जैसे एंजाइम है उसकी जो साइट है उस पर जो हमने केमिकल मिलाया है वो भी आ रहा है और सबस्ट्रेट भी आ रहा है। तो सबस्ट्रेट के बाइंड होने की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे जो इनहिबिटर्स है इनको हम कहेंगे दीज आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इसमें देखें एलोस्टेरिक साइट। तो जैसे हमने कहा कि एंजाइम्स की दो साइट होती है बाइंड होने के लिए। दो साइट में एक होती है मेन साइट, एक एलोस्टेरिक साइट। मेन साइट पर सबस्ट्रेट आकर ऐड होता है, लेकिन एक साथ में एलोस्टेरिक साइट और होती है। सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड द एंजाइम्स एक्टिव साइट, दीज बाइंड ए डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। क्या होगा एलोस्टेरिक साइट पर ऐड होने से? जब एलोस्टेरिक साइट पर कोई केमिकल आके ऐड हो जाएगा तो वो जो मेन साइट होती है उसकी शेप को चेंज कर देगा, और अगर मेन साइट की शेप चेंज हो गई तो सबस्ट्रेट वहां ऐड नहीं हो पाएगा। तो सबस्ट्रेट को हमें अगर ऐड होने से रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो या तो मेन साइट को ही ब्लॉक कर दो या एलोस्टेरिक साइट को पर ऐड हो जाएं केमिकल्स जो कि जो मेन साइट थी उसकी शेप को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है केमिकल मैसेंजर्स। तो दोस्तों ये हम देखें जो भी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स होते हैं
वो जितने भी रेस्पॉन्स होते हैं वो केमिकल्स के थ्रू होते हैं। जिन केमिकल्स जो केमिकल रेस्पॉन्स सिस्टम का वर्क करते हैं उसी को हम नाम दे देते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या है ये? इन ह्यूमन बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स। तो अगर हमारे मसल्स में कोई पेन होता है तो ये ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? तो ब्रेन मसल से न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, इस तरह से ये यहां तक मतलब ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट, अपोजिट। एंटा, एंटा मतलब अपोजिट, नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट। तो क्या है? ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। तो जो ड्रग्स होती हैं ये रिसेप्टर साइट पर ऐड हो जाती हैं, जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो रेस्पॉन्स नहीं होता, इन्हीं को हम बोल देते हैं एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वन इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं? केमिकल्स वही होते हैं जो मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर केमिकल होते हैं, उसका एक तरह से मिमिक होता है, उसका डुप्लीकेट मान सकते हैं हम। ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर और कॉल्ड एगोनिस्ट, सॉरी। तो नेचुरल मैसेंजर है उनकी जगह ले लेते हैं ये, इन्हीं को हम बोल देते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये इसी साल जेई मेंस 2021 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो अब थेरेपेटिक एक्शन यानी जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में होना है उसके बेसिस पर हमने मेडिसिन को कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें जो फर्स्ट क्लास है यह है एंटासिड। एंटासिड नाम से पता चल रहा है एंटी ऑफ एसिड, एसिड का एंटी, एंटासिड। अब हमारी बॉडी में एसिड का क्या काम? हमारी बॉडी जो है इसमें स्टोमक में HCl जो है ये सीक्रेट होता है, क्योंकि HCl के सीक्रेशन से ही एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप होता है और इसी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जो पेप्सिनोजन, पेप्सिन, ये जो एक्शन होते हैं ये सारे HCl की वजह से होते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक कॉज इरिटेशन एंड पेन। अगर यही एसिड ओवर प्रोडक्शन हो जाए बॉडी में, अगर ये नॉर्मल से ज्यादा बनने लग जाए, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा बनने लग जाए, तो इसमें जो स्टोमक है इसके अंदर इरिटेशन, पेन और ये कहें हम अल्सर फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। इसी जो ये हम देखते हैं कंडीशन, इसको हम कहेंगे एसिडिटी। एसिडिटी HCl के ओवर प्रोडक्शन की वजह से। हिस्टामिन स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन द स्टोमक। तो हिस्टामिन जो है ये सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है एंटासिड, क्या करेंगे? These antacid prevent the interaction of histamine with the receptor present in stomach। तो स्टोमक में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो उनका हिस्टामिन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है रिलीज करने के लिए, ये एंटासिड उस इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह से जो हिस्टामिन है वो सीक्रेशन नहीं कर पाएगा एसिड का और एसिडिटी वहां पर नॉर्मलाइज हो जाएगी। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड सिमिटिडिन एंड रेनिटिडिन। रेनिटिडिन जिसका नाम जेंटेक भी है, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं एंटासिड के, बहुत कॉमन एग्जाम्पल। इसके अलावा हम मेटल हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं स्टोमक के अंदर, लेकिन बस ये ध्यान रखना होता है कि हम कोई ऐसा बेस यूज ना करें, कोई ऐसा सॉल्ट यूज नहीं करें जो पीएच को एसिड से बेस में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि पीएच तो स्टोमक की एसिडिक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें इसके बाद में एंटीहिस्टामिन। तो दोस्तों हिस्टामिन जो होता है इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हिस्टामिन इज ए वेसोडाइलेटर। ये वेसल्स को डायलेट करता है, वेसल्स को डायलेट करेगा, इससे ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। और जब ब्लड फ्लो की जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है? जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाए, जैसे कोई हनी बी है उसका स्टिक बॉडी में लग जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी केमिकल्स बॉडी से बाहर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं वो उनके लिए फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए जो हमारी डिफेंस सेल है WBC वो अपना वर्क करती हैं और WBC मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हमें उस साइट तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें ब्लड फ्लो को फास्ट करना होगा। ऐसे में यूज होता है हिस्टामिन। लेकिन अगर ये जो हिस्टामिन है ये नॉर्मल से ज्यादा सीक्रेट हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए हिस्टामिन का, तो ऐसे में क्या होगा?
ऐसे में ये सीक्रेशन जो होगा हिस्टामिन का, ये एलर्जी कॉज कर देगा, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। बॉडी पे इसमें कहीं रेड स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। तो एलर्जी जो सिचुएशन होती है वो हिस्टामिन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो जाती है। हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन, जो हम कहें कॉमन कोल्ड होती है जुकाम, उसके टाइम पर जो होता है, एसोसिएट विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रेस्पॉन्स टू द पोलन। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्लांट्स के जो होते हैं पोलन ग्रेन्स, इससे भी एलर्जी होती है, जैसे कुछ को कॉटन से भी एलर्जी होती है। तो जो एलर्जिक फंक्शन होते हैं वो हिस्टामिन की वजह से हैं। और इसके लिए अगर हम देखें, कुछ मेडिसिन हैं जो इसके लिए, एक मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन जो हम कॉमन लैंग्वेज में उसको एविल बोलते हैं, ये बहुत यूज होती हैं। इसके अलावा जो केमिकल नेमिंग है, डाइमेटेप एंड टर्फेंडिन, जिसको सेल्डेन के नाम से भी हम जानेंगे, दीज आर एंटीहिस्टामिन्स। तो ये एंटीहिस्टामिन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। अब हम वो मेडिसिन ले रहे हैं जिनका सीधा सीधा रिलेशन हमारे ब्रेन से है, थिंकिंग पावर से है, हमारे रेस्पॉन्स से है, ठीक है ना। उसमें देखें तो ट्रंक्लाइजर एंड एनाल्जेसिक आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ट्रंक्लाइजर एंड एनाल्जेसिक क्या क्या होते हैं, ये देखते हैं इनको। सबसे पहले ट्रंक्लाइजर्स। ट्रंक्लाइजर्स जो होते हैं ये एग्रेसिवनेस को एक तरह से कम करने में काम में लेते हैं। जो मेंटल पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनकी एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए हम ट्रंक्लाइजर यूज करते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सेवरल मेंटल डिजीजेस। सीवियर जो मेंटल डिजीज होती हैं, सीवियर मेंटल डिजीजेज, उसमें हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, दीज रिलीव एनॉक्सिसिटी। तो ये एनॉक्सिसिटी से रिलीफ दिलाते हैं, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, एक्साइटमेंट। और ये कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेल बीइंग, इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो ये नॉर्मलाइज करते हैं बॉडी को। जैसे हम कहें कि ये सब इफेक्ट क्यों होते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं हम, बहुत ज्यादा सोचकर इरिटेट होने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से थिंकिंग पावर को भी रिलीफ दिलाता है इससे। और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ये अपना फंक्शन थोड़ा सा स्लो कर देता है थिंकिंग का, और इससे हमारा ब्रेन बिल्कुल, जो हमारा मन कहें, बिल्कुल एकदम काम हो जाता है, शांत हो जाता है। और इससे ये कहें, इसको हम एज ए स्लीपिंग मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, बहुत रिलीफ मिलता है इनमें। दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, आइप्रोनिजाइड, यहां पे थोड़ा यहां पर मिसिंग है, आइप्रोनिजाइड, फिनेल्जिन, मेप्रोनिनेट, क्लोरोडाइजेंट एंड इक्वेनिल। तो इसके जो एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए हुए हैं, इक्वेनिल जो है ये एग्जाम में पूछा गया है, इक्वेनिल एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ बारबिटूरिक एसिड, बारबिटूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये भी इसकी तरह बिहेव करते हैं, ट्रंक्लाइजर की तरह। अच्छा, ट्रंक्लाइजर का हम यूज एंटी डिप्रेसेंट एजेंट में भी यूज कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसिंग जो मेडिसिन होती हैं वो भी ट्रंक्लाइजर ही होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट। और ये जो बारबिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल ये हमारे सामने हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जो हैं ये ट्रंक्लाइजर के ही एग्जाम्पल हैं, ये बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखें, एनाल्जेसिक। अगर हम एनाल्जेसिक की बात करें तो एनाल्जेसिक का मीनिंग क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, एनाल्जेसिक आर पेन किलर्स, ये होते हैं पेन किलर्स। दीज ड्रग्स रिड्यूस एबोलिश पेन, रिड्यूस और एबोलिश पेन, ये पेन को रिड्यूस कर देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। दीज आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के हैं जो पेन किलर्स हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक वो होते हैं जिन मेडिसिन की हमें एडिक्शन नहीं होता, जिन मेडिसिन से एडिक्शन नहीं होता, सिर्फ इनका फंक्शन जो है ये होता है पेन को रिलीफ दिलाना। नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक वो होते हैं जिनसे हमें एडिक्शन होने लग जाता है, यानी हम यूज तो करते हैं पेन की कंडीशन में, लेकिन इतना एडिक्शन हो जाता है कि बिना पेन हुए भी हम इनको यूज कर लेते हैं, नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक के एग्जांपल्स अगर हम देखें, दीज आर एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल। अब ये मेडिसिन करते क्या है, these drugs inhibit synthesis of prostaglandin which stimulate inflammation in the tissues and cause pain। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसको इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी को ये क्या करते हैं,
इनहिबिट करते हैं। एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल अगर हम बात करें, दीज आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच ऑल्सो यूज्ड एज, यहां पर ये कहें इसको फीवर में भी काम में ले सकते हैं, जिसको एंटीपायरेटिक हम कहेंगे, यूज्ड एज एंटीपायरेटिक मेडिसिन। जो भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं ये एंटीपायरेटिक भी होते हैं। इसके अलावा एस्प्रिन का जो यूज है ये हार्ट अटैक में भी यूज कर सकते हैं इसको हम। एस्प्रिन जो होता है ये ब्लड को थिन करता है, और ब्लड को थिन करता है, ऐसे में जब हार्ट, ये जो वेसल्स ब्लॉकेज होते हैं इसमें ये इजीली रिलीज हो जाता है, ब्लड जो होता है थिन होने की वजह से उसमें से निकल जाता है ब्लॉकेज में से। तो कुछ टाइम तक इसमें हम रिलीफ दिला सकते हैं हार्ट अटैक में एस्प्रिन से। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसा हमने कहा इसमें एडिक्शन हो जाता है, और इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन। मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन ये इसके एग्जाम्पल हैं। और नार्कोटिक मेडिसिन तब यूज करते हैं जब जो प्रेशर, जो पेन है, ये पेन का डिग्री ऑफ पेन बहुत ज्यादा हो, डिग्री ऑफ पेन, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर कहें या फिर मेजर एक्सीडेंट्स जो होते हैं इनमें कहें, तो तब यूज करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल नाम से पता चल रहा है जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट हो, और ये माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स, इन सब के अगेंस्ट जो वर्क करें, जो या तो इनको डिस्ट्रॉय कर दें या इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, दीज आर एंटी माइक्रोबियल्स। और एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। दीज आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये प्रोड्यूस करेगा। और एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इंफेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक, जो माइक्रोब्स, ये दूसरे माइक्रोब के तो अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के ऊपर इनका कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। इन्हीं को हम यूज करेंगे। इसके बाद एस्फेरनेमिन, एरिस्फेरमेनिन एंड ऑल्सो नोन एज सेल्वरसेन। आपने सुना होगा सेल्वरसेन। सेल्वरसेन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो यहां पर हम देखें, जिसका ट्रीटमेंट होता है सिफिलिस में। बैक्टीरिया जो है स्पायरोचीट बैक्टीरिया, इसमें इनका यूज करते हैं सेल्वरसेन। ये एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट देखें इसके बाद में एंटीबायोटिक्स के टाइप्स। एंटीबायोटिक जो होती हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल का मतलब होता है किलिंग इफेक्ट, और स्टैटिक का मीनिंग होता है कि ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। बैक्टीरियोसाइडल जो किल करेंगे, इसके एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन, ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लोक्सिन। बैक्टीरियोस्टैटिक जो हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और इसके एग्जांपल हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल एंड ऑफ्लोक्सिन। ये एग्जांपल हैं बैक्टीरियोस्टैटिक के। तो आपको ये एग्जांपल एज इट याद ही रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पर इफेक्टिव हो, उनको तो हम कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और जो एंटीबायोटिक केवल या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ही इफेक्ट करे, ये होती हैं, यहां पर कहें हम नैरो स्पेक्ट्रम केवल कुछ बैक्टीरिया पर ही वर्क करेंगे। और एक और होता है जो केवल एक दो बैक्टीरिया पर ही वर्क करते हैं, जिनको हम कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट इसके बाद में है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये भी एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी के ही हैं। और एंटीसेप्टिक की बात करें तो दीज आर अप्लाइड to the living tissues such as wounds, cut, ulcer and diseased skin surfaces। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों का फंक्शन सेम है, बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ को
इनहिबिट करना या किल करना माइक्रोब्स को। अगर ये हम लिविंग टिश्यूज हम अपने ऊपर यूज कर रहे हैं तो इनको कहेंगे एंटीसेप्टिक, और अगर हम नॉन लिविंग सरफेस पर यूज कर रहे हैं तो इनको कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। तो यहां पर देखें, अगर हम अपने जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी जो होते हैं या लिविंग टिश्यूज हैं, इनके लिए फ्यूरेसिन, सोफ्रामाइसिन, ये तो एग्जांपल है एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के। इसके अलावा टिंचर आयोडीन, आयोडोफॉर्म, ये भी एक तरह से एंटीसेप्टिक के ही एग्जांपल है। अगर हम सोप को एंटीसेप्टिक बनाना चाहते हैं तो सोप के लिए हम बिथ्योनेल उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिटोल इज ए मिक्सचर ऑफ, डिटोल भी एक एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीसेप्टिक, डिटोल भी एक एंटीसेप्टिक है और इसका कॉम्बिनेशन है क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल, इनका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो एल्कोहल वाटर का जो मिक्सचर है आयोडीन के साथ में, जिसको हम कहेंगे टिंचर आयोडीन, इसका यूज भी हम वाउंड्स पर करते हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड, H3BO3, बोरिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये आई वॉश की तरह यूज करते हैं इसको हम, ये आई वॉश की तरह यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक फॉर आईज, आई वॉश। नेक्स्ट वन इज 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एन एंटीसेप्टिक। फिनोल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.2 है तो एंटीसेप्टिक और मोर देन 1% है डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्टेंट। These are applied into inanimate objects such as floors, drainage system, instruments। यानी हम अपने आप को साफ करें तो एंटीसेप्टिक और फर्श साफ करें तो डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। जैसा हमने कहा फिनोल दोनों तरह यूज होता है। क्लोरीन इज द कंसंट्रेशन, क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है, क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm पार्ट पर मिलियन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड SO2 इन वेरी लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट। तो क्लोरीन, SO2, इन सब का यूज हम वाटर प्योरिफिकेशन में भी करते हैं। लार्ज अमाउंट में अगर वाटर को प्योरीफाई करना है तो क्लोरीन या ओजोन इसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नाम से पता चल रहा है, जो एक तरह से बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बर्थ इन ह्यूमन बीइंग्स। और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं इसेंशियली कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। इसके एग्जांपल है नोरएथिंड्रोन एंड नोवेस्ट्रोल, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट वन, ये तो था केमिस्ट्री इन मेडिसिन। अब आ रहे हैं कुछ खाने पीने में केमिस्ट्री देख लेते हैं, यानी केमिस्ट्री इन फूड। और केमिस्ट्री इन फूड में बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जो है ये तो होता है सुक्रोज, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है इसका बस एक ड्रॉबैक है कि जब बॉडी में जाता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मीठा तो करता ही है, स्वीट तो होता है, बट ये बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन कम बनता है, वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नेचुरल स्वीटनर। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। और ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं स्वीट इन टेस्ट, केवल मीठा करेंगे बॉडी के अंदर, केवल इनका इफेक्ट मुंह तक होगा, मीठा करेंगे और उसके बाद ये ऐसे के ऐसे ही बॉडी में जाकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे, स्टोर भी नहीं होते हैं और इनका कोई ब्लड ग्लूकोज लेवल से भी रिलेशन नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के, जैसे एस्पार्टेम, सेकेरिन, सुक्रालोज और एलिटेम। और ये इनकी स्ट्रेंथ है। अब इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है हमने नॉर्मल सुक्रोज से, चीनी से, जो हम शुगर जिसको बोलते हैं, 100 टाइम्स, 550 टाइम्स और इवन एलिटेम 2000 टाइम्स ये जो होता है इतना स्वीट होता है, इतना। ये है आर्टिफिशियल, दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट आर फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होंगे फूड को जो एक तरह से हम कहीं स्पॉइल होने से प्रिवेंट करें। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने से, जैसे फंगस वगैरह जो ग्रोथ कर जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं शुगर एंड सॉल्ट्स एंड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स।
लेकिन कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे यहाँ पर हम कहें सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बिक एसिड जो है, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। जैसे जैसे फास्ट फूड, जैसे जैसे ये कहें हम जंक फूड का जो ट्रेंड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और दीज हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड। ऑक्सीजन क्या करता है, ये फूड का ऑक्सीडेशन करता है। अगर हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर लें जो उस ऑक्सीजन को, फूड को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट कर पाए, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट। क्या करते हैं ये? दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें क्या होगा कि फूड मटेरियल जो होगा उसके कंपैरिजन में, और ये जो हैं जो केमिकल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू, तो फूड जो है वो प्रोटेक्ट रह जाएंगे। और कुछ एग्जांपल हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दीज आर कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो जो हम जानते हैं तुलसी का जो प्लांट होता है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, SO2 एंड सल्फाइट आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर को जो है उसके लिए यूज करते हैं SO2 एंड सल्फाइट। सुगर सिरप, कट, पील्ड, ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब के लिए हम SO2 एंड सल्फाइट जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एजेंट्स। अब हमने पहले अपने मेडिसिन के अंदर केमिस्ट्री देख ली, खाने पीने में देख लिया, अब नहाने धोने में केमिस्ट्री देखते हैं। तो यहां पर क्लींजिंग एजेंट, टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट हम दो तरह के यूज करते हैं, फर्स्ट सोप एंड सेकंड आर सिंथेटिक डिटर्जेंट। फर्स्ट पहले सोप की बात कर लेते हैं। सोप्स क्या हैं? ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनको हम फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोप कंटेन्स सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट विद एक्वस NaOH। फैट जो होते हैं हमारी बॉडी की जो है, या एनिमल फैट जो है, दीज आर ग्लिसरॉइड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो फैट है ये एस्टर है, और इनका जब एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जिसको सेपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम, तो इसी को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक एग्जांपल है। यहां पर हम देखें ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, और इससे जो सोडियम सॉल्ट हमें मिला, ये सोप हो गया और ग्लिसरॉल इसमें सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट। अच्छा, सोप की अगर हम बात करें, वापस आते हैं सोप पर। सोप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेडिकेटेड सोप, या ये कहें जो हम काम में लेते हैं, शेविंग सोप, पेपर सोप, ग्रेन्यूल्स ऑफ सोप, ये बहुत सारे हैं, ट्रांसपेरेंट सोप, फ्लोटिंग सोप्स। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये एक तरह से सोप का बहुत सारा एक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें सिंथेटिक डिटर्जेंट। और सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते। हार्ड वाटर में जो है वो कैल्शियम के सॉल्ट बना लेते हैं, जो स्कम बना लेते हैं, इनसोल्यूबल पार्ट बना लेते हैं। उस जो प्रॉपर्टी है, वो जो ड्रॉबैक है, उसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये हार्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। These are cleansing agent which have all the properties of soap, but it can be used both soft and hard water. तो जैसा हम जानते हैं कि सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते, ये हार्ड वाटर में भी वर्क कर जाएंगे। इसका भी एक ड्रॉबैक होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट का, कि सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो एक बेनिफिट है, एक लॉस भी है। नेक्स्ट हम देखें जो सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज एनाइनिक डिटर्जेंट। तो और ये डिटर्जेंट जो होंगे वो लॉन्ग चेन जो सॉल्ट्स होंगे। अगर जो लॉन्ग चेन जो है, अगर वो कैटायन है तो हम उसको कैटायनिक डिटर्जेंट कहेंगे। लॉन्ग चेन एनाइनिक है, एनाइनिक डिटर्जेंट। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो नॉन आयनिक। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एनाइनिक डिटर्जेंट। एनाइनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ
सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन या एल्कोहल लॉन्ग चेन जो है ये इसके सल्फोनेटेड जो कंपाउंड्स हैं। एक एग्जांपल हम देखें, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट सल्फोनेट। तो इसमें अगर हम देखें कि जो लॉन्ग चेन है वो नेगेटिव है, लॉन्ग चेन है वो नेगेटिव है, तो लॉन्ग चेन अगर नेगेटिव है दैट इज एनायनिक डिटर्जेंट। केटाइनिक डिटर्जेंट, केटाइनिक डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो केटाइनिक डिटर्जेंट जो होते हैं इसमें जो लॉन्ग चेन होगी वो केटाइनिक पार्ट होगी, यानी पॉजिटिव पार्ट होंगे। केटाइनिक डिटर्जेंट आर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमाइंस विद एसिटेट, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स आर एज एनाइन। और इसका एग्जांपल है सिट्रिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इसका एक एग्जांपल। लास्ट वन इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो भी एग्जाम्पल हैं इसमें देखें, जैसे स्टेरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का जो ये डिटर्जेंट है इसमें कोई चार्ज नहीं है, नॉन आयनिक है। लिक्विड डिशवॉशेज डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप एंड डिटर्जेंट एंड सोप्स रिमूव ग्रीज एंड ऑयल बाय मिसेल फॉर्मेशन। और ये जो मिसेल फॉर्मेशन मैकेनिज्म है, ये मिसेल फॉर्मेशन मैकेनिज्म आप पहले देख चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में, वही इसका जो है ये मैकेनिज्म है। तो ये था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमने पूरी इसमें कोशिश की है पूरा एनसीईआरटी कवर करने की, तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।